रैली की हम बात कर रहे थे, थार में आप पहुंचते हैं। थार को लेकर, बुलेट को लेकर आपके बयान भी आए हैं पिछले दिनों, तो क्या संदेश देना चाह रहे थे दुष्यंत थार में सवार होकर रैली स्थल पे आके? 7 दिन पुराना एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल के अंदर था कि चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा थार जो है वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड है और देश के पुलिस हेड ये बात कहते हैं कि गुंडे थार और बुलेट चलाते हैं। आप किसी कैमरामैन को कोर्ट परिसर में भेज देना, अधिकतम जज और वकील बुलेट पे आएंगे। आप पुलिस लाइन भेज देना, अधिकतम पुलिस लाइन में पुलिस वालों के पास बुलेट मिलेगी। और क्राइम अगर सबसे ज्यादा हुआ है तो ये सस्ते मोटरसाइकिल जो आते हैं ना 30-40 हजार के, इन पे, और सस्ती गाड़ियां जो 6-7 लाख से नीचे की आती है उनमें होते हैं। आपका बयान भी तो विवादित नहीं हो जाएगा? गरीब तबका जो ये वाली गरीब तबके की बात 30-40 हजार या सस्ती कारें जो रखता है, वो आपको लगता है क्रिमिनल माइंड के लोग हैं? मैं आरटीआई लगा चुका हूँ और जल्द आपको डाटा के साथ, हरियाणा पुलिस के डाटा के साथ दूंगा कि कितनी थार और बुलेट क्राइम में यूज हुई है, कितनी ऑल्टो स्विफ्ट यूज हुई है, कितने पल्सर यूज हुए हैं। आरटीआई आपकी ओर से लगाई गई है? बिल्कुल लगाई गई, मैंने तो दूसरे दिन ही लगा दी थी जब ये स्टेटमेंट डीजीपी की आई थी। हम तो वेट कर रहे हैं सरकार जो रिटर्न में जवाब दे। कानून व्यवस्था को कैसे आप देख रहे हैं हरियाणा में? पूरी तौर पर विफल है। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर, लॉलेस स्टेट बन चुकी है। आज विदेशों से फोन आके धमकियां मिलती है, लोकली छोटी छोटी चीजों पर गोलियां चल जाती है। मुख्यमंत्री सिर्फ ये बात कहते हैं कि प्रशासन का कंट्रोल बढ़ाएंगे, गुंडों को भगाएंगे। कहीं बंद हुए क्राइम्स? मैं अगर आपको पिछले 10 दिनों का आंकड़ा शेयर करूं तो सिरसा के अंदर 2 व्यापारियों को धमकी मिली, हिसार के अंदर 1 गोली चली, 2 को धमकी मिली, रोहतक के अंदर धमकी भी मिली, खिलाड़ी को मार दिया गया, सोनीपत के अंदर बाप बेटे दोनों को मार दिया गया। आप मेरे से जिला वाइज 22 का डाटा चाहती हैं तो आपको खुद शर्म आ जाएगी कि क्या 22 जिलों का छोटे से प्रदेश के अंदर इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था। हाँ, मुख्यमंत्री ने डीजीपी बदला है, बदलने के बाद डीजीपी ने काम भी ठीक किया है। मैं ये नहीं कहता कि नए डीजीपी ने काम ठीक नहीं किया। जो स्पेशल ड्राइव चलाई थी वो ड्राइव अच्छी है, ये पहले भी चल सकती थी, पर इसके अंदर आपने कितने हार्डकोर क्रिमिनल्स पकड़े हैं और कितनों के विरुद्ध पहले कार्रवाई चल रही थी और उन्हीं में आपने नंबर बनाकर दिखाया है, ये देखने की चीज है। आपके विरोधी या इनेलो के विरोधी, चौटाला परिवार के विरोधी ये कहते हैं चौटाला सरकार में गुंडागर्दी थी, लूट थी। ज्योति जी, मैं 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहा हूँ और 4.5 साल के अंदर मुझे ये बता दो कहाँ किसी एक व्यापारी को धमकी मिली है? कहाँ 4.5 साल के अंदर किसी व्यापारी को रंगदारी मिली हो? चौटाला सरकार में ये तो गठबंधन की 2019 की सरकार को तो ये, अच्छा, फिर तो 2005 और 2000 वाली भी गठबंधन की सरकार नहीं थी। आप ये कहना चाहते हो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अकेले मुख्यमंत्री थे? बीजेपी के भी तो साथ, बीजेपी भी साथ में थी। आप बात करिए मेरे टेन्योर की, मैं खुल के बताता हूँ। आप ये बात कर दोगे कि हरियाणा का निर्माण हुआ था, मैं पैदा ही नहीं हुआ था, उसका मेरे से क्या लेना देना? आज प्रैक्टिकल बात ये है कि 4.5 साल में हमने कोविड देखा, हमने बड़े बड़े किसान आंदोलन जैसे आंदोलन देखे, खिलाड़ी आंदोलन देखा। उस दौरान लॉलेसनेस तो स्टेट में नहीं देखी। एकदम क्या हुआ कि मनोहर लाल जी और मैं गए और सैनी साहब के सामने गुंडे यूं पनप गए। आप कंपैरिजन करो तो अब कर लो ना, पिछले 3 साल का कर लो और आंकड़ों के साथ कर लो, मैं जवाब देता हूँ। आप ये बोल दोगे भी जब तू अमेरिका पढ़ रहा था या तू सनावर में पढ़ रहा था उस समय स्टेट में ये हो रहा था, इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौटाला सरकार में अरे मैं उस वक्त तो आप लोग साथ में ही थे, क्योंकि बीजेपी भी साथ में थी। मैं इसलिए कह रही हूँ इस वक्त जो बयानबाजी होती है उसमें बीजेपी नेता कह देते हैं चौटाला सरकार। मैं फिर आपको वही बात कहता हूँ कि आपने बात करनी है तो जब मैं ऑफिस में बैठा हूँ उस दौरान की करिए ना। तब की भी हम बात करेंगे। आप ये बात कर देंगे कि जब मैं क्लास 4 में था उस समय क्या प्रदेश में था, फिर तो बंसीलाल जी की सरकार का उठा लो ना आप आंकड़ा। हांसी के अंदर 6 महीने में 53 व्यापारियों का फरोख्ती, धमकी और मर्डर हुआ था। उस समय क्या थी स्टेट की हालात? आप जाओ, किरण चौधरी जी या हरियाणा प्रदेश की मंत्री हैं श्रुति चौधरी जी, उनसे पूछो कि बंसीलाल जी की राज में लॉलेसनेस क्या थी।
उनका जब मैं इंटरव्यू करूंगी आपका सवाल भी मैं ज़रूर पूछूंगी। राजनीति के अलावा, क्योंकि आपका जो परिवार के बैकग्राउंड है खेती किसानी से भी जुड़ा के, हम जहाँ इस वक्त मौजूद हैं वहाँ भी आप खेती किसानी करते हैं, लेकिन दुष्यंत जी, जो पार्टी बहुत मजबूती से ऊपर गई, लोगों ने आपके अंदर सीएम देखा, आया आया सीएम आया के नारे भी लगे, उस पार्टी का इस तरह से ग्राफ डाउन आ जाना, क्या ये केवल किसानों की या जाट समुदाय की ही नाराजगी थी या कोई और बड़ा कारण था, कोई मेजर फॉल्ट था? देखिए, समय होता है ज्योति जी, आप पत्रकारिता करती हैं, कोई ये गारंटी है कि आपका शो हर रोज ही उतना हिट चलेगा या आपका हर इंटरव्यू लाखों व्यूअर्स लेके आएगा? वो तो समय है, समय के अंदर क्या पता कोई एक अच्छा ऐसा टॉपिक हो जिसको व्यूअर्स पसंद करें और देखें, और शायद हर रोज ही आप वो 4 सवाल पूछते हो हर गेस्ट से, लोग बोर हो जाए, चैनल ही बंद कर दे। तो ये कहना कि एकदम उठा और एकदम गिरा, चौधरी देवीलाल जी का राजनीतिक सफर 65 साल का था। 4 साल वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लगभग 2.25-2.5 साल वो देश के उप प्रधानमंत्री रहे। उसके बावजूद तो उनने हमेशा विपक्ष देखी है, चुनाव भी हारे वो, और शायद उनने अपने जीवन काल में ज्यादा चुनाव हारे, कम जीते। आप कहते हो उनकी विरासत है, उनने तो कभी हार नहीं मानी, उनने तो लड़ाई लड़ी है। जनमत में क्या रहा और किस कारण पब्लिक जो सपोर्ट था वो हम नहीं मेंटेन कर पाए 19 वाला 24 के अंदर। ये गारंटी तो नहीं है कि 24 के बाद जब हम 29 में चुनाव में उतरेंगे तो वो सेम परसेप्शन नहीं रहेगा। हमने प्रयासों में तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, हरियाणा तो हमने पूरा नापा था, लोगों का विश्वास लेना चाहा, नहीं मिल पाया, आगे भी काम करेंगे। पर पॉलिटिकली क्या हम इनएक्टिव हो गए? क्या जनता के हित के मुद्दे हमने उठाने छोड़ दिए? क्या छोटे छोटे विषयों पर सरकार को चिताया ना हो, सरकार को झुकाया ना हो? हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी लड़ाई को मजबूती से साथ लड़के हरियाणा के हित के लिए आगे लेकर चलेंगे। उसके अंदर जनमत 29 में क्या पता ऐसा भी आ जाए हम 47 पे पहुंच जाए, और हम 47 पे पहुंच जाएंगे जब आप कहोगे आपको तो 19 से भी ज़्यादा जन समर्थन मिला, ऐसा भरपूर साथ मिला, अब क्या करोगे? क्या नायब सैनी जी विश्वास रखते थे कि ये मैंडेट मिलेगा, कि उनको मेजॉरिटी मिल जाएगी? या भूपेंद्र हुड्डा ये सोच के सोए थे कि कल सुबह तेरे को मेजॉरिटी से सीटें कम मिलेगी? रथ भी मंगवा लिए गए थे। फिर ये तो समय की बात है, और किसी भी जीवन के क्षण में, चाहे वो खेती हो, किसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि एंड ऑफ द डे जो बीज उसने बोया है वो 100% कामयाब होगा। व्यापारी नहीं सोच सकता कि जो प्रोडक्ट बना रहा है वो मार्केट में बिक जाएगी, और कोई पॉलिटिशियन भी नहीं सोच सकता कि गारंटीड है कि मेजॉरिटी आ जाएगी। मैं तो बिहार का उदाहरण लेता हूँ, 1.5% का वोट शेयर का डिफरेंस है, और विपक्ष और पक्ष 1/8 और 7/8 के डिफरेंस पे बैठी है। मुझे नहीं लगता बीजेपी ने भी सोचा होगा कि 90% स्ट्राइक रेट आएगा। 101 में से 89 सीट्स आनी, ये मैंडेट तो शायद बीजेपी को भी हजम नहीं हो रहा होगा। आपको ऐसी भनक या फीडबैक था कि पार्टी का इतना बुरा प्रदर्शन रहेगा? प्रदर्शन क्या रहेगा, हमारे साथ वाले छोड़ छोड़ के जाने लग गए, भनक तो थी। जब एक कहावत है ना, जब किश्ती डूबने लगती है सबसे पहले कौन भागता है? चूहे। तो मैं तो ये मानता हूँ जो हमारे साथ खड़े रहे वो असली शिप के जहाज के कैप्टन्स थे, जिन्हें ये सोचा है मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं अंतिम क्षण तक खड़ा रहूं, और हम बच के भी आए हैं। ये तो नहीं कि डूब के खत्म हो गए, हम चाहे लड़ाई के लिए दोबारा खड़े हो गए। ये विश्वास जरूर है कि 4 साल बाद आप इस चैनल में हो ना हो, जी जहाँ भी हो, आपको बुलाकर इंटरव्यू देकर ये जरूर विश्वास के साथ कहूँगा कि अब देख लो कुनबा कितना मजबूत और कितना बड़ा है। सवाल देखिए परिस्थितियों के हिसाब से हमेशा बदलते रहेंगे। नहीं, मैं तो सिर्फ जब आप युवा सांसद बने तब उस हिसाब से समय की बात बता रहा हूँ कि आप डिप्टी सीएम थे तब भी मैंने कई बार आपका इंटरव्यू किया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप मेरे को कवर करते हुए शायद मेरे पॉलिटिकल करियर की शुरुआत से अब तक देखते आई, मैंने कभी कोई लड़ाई अधूरी छोड़ी? ट्रैक्टर पार्लियामेंट में लेके गया तो जब तक वो विड्रॉ नहीं हुआ लड़ाई लड़ी। महिला को 50% और बीसीए को 8% रिजर्वेशन देने की बात थी, आज पंचायती राज में इम्प्लीमेंटेड है। 75% लोकल रिजर्वेशन चाहे हाई कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हो गया, क्या हम उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ रहे? हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी
जो नैक वाला इशू आया, हमने चाहे 3 दिन की लड़ाई लड़ी हो, जीत मिली नहीं मिली, तो मैं तो वो लड़ाका हूँ, अगर किसी में चीज़ में उतर गया तो उस लड़ाई को पूरी लड़ूंगा। पूरी लड़ेंगे। किसान आंदोलन की मैं बात कर रही थी। केंद्र के कानून थे और गुस्सा जननायक जनता पार्टी या दुष्यंत के खिलाफ क्यों था किसानों में? अपना मान के, जिस पे अधिकार मानते हैं उसी की तो लड़ सकते हैं, जिसको अपना ही नहीं मानते उसके विरुद्ध में क्यों लड़ाई लड़ेंगे? लेकिन बीजेपी को वोट भी दिए, ऐतिहासिक वोट भी दिए, ये अब बीजेपी भाई, के खिलाफ। ये तो आपको जाके माइक लेके चौकों पे बैठे लोगों से या जो धरनों पे बैठे लोग थे उनसे पूछना चाहिए कि गुस्सा एक तरफा क्यों निकला। आप अपने थे इसलिए किसान गुस्सा थे? मैं तो ये मानता हूँ कि उनने अपना विरोध या अपना गुस्सा दर्शाया इसी तरीके से, और हम तो उसको मानते हैं कि भाई ठीक है, अधिकार है उनका, वही अर्श पे पहुंचाने वाले हैं, वही फर्श पे पहुंचाने वाले हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब आपको शायद इस बात का ग्राउंड रिपोर्ट आपको नहीं होगी, ग्राउंड नाराजगी रिपोर्ट इतनी ज्यादा है किसानों में? शायद आपको भी नहीं थी कि 1 साल कोई आंदोलन चलेगा। अगर आपको होती तो उस समय शायद इसकी परसेप्शन या पब्लिक व्यूअरशिप या और भी बहुत अलग तरीके से दिखाई जाती। बहुत कम लोगों ने ये सोचा था कि इतना लंबा ये मूवमेंट चलेगी, और मूवमेंट बढ़ी। अच्छी चीज़ जो थी, मूवमेंट कमज़ोर नहीं हुई, स्ट्रेंथ बढ़ी, लोग बढ़े, सपोर्ट विदेशों का हो देश का हो बढ़ा, और एक कॉज के लिए था जिस कॉज को अभी भी मैं नहीं मानता कि हम अचीव कर पाए। अभी भी कमेटियां तो बनी हुई है, मगर उस कमेटी को फॉलो अप लेने वाला या लड़ाई लड़ने वाला शायद वो यूनियंस में भी अब कोई नहीं बचा। हाँ, कई चीज़ें ज़रूर समझने देखने वाली थी कि जिस तरीके से उसको दर्शाया गया और बताया गया, आज शायद वो चीज़ें हैं नहीं। कैसे? जैसे हम बात करते हैं फार्मर की, आज फार्मर के पास लिबर्टी नहीं है कि वो किसी भी मंडी में अपना अनाज बेचे, और स्पेशली जब से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कर फार्मर को बांध दिया कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की अपनी इस मंडी के अंदर ही अनाज बेच के आना है, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई हैं। उसके पास तो ये लिबर्टी होनी चाहिए कि उसका कॉटन अगर सिरसा का कॉटन और भिवानी की मंडी में तेज बिक रहा है तो बेचा जाए। मगर जो ये हमारा हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एक्ट है, इसमें प्रतिबंधित है, और अगर किसान जब एक जिले से दूसरे जिले अपनी फसल बेचने जाता है तो उसको फिर अधिकारी तंग भी आप क्या मानते हैं, सियासी नफा नुकसान के अलावा वो कानून अच्छे थे किसानों के लिए? नहीं, मैं तीनों कानूनों पे मैंने कभी नहीं कहा कि वो अच्छे थे, मगर एक जो लिबर्टी थी कि वो कहीं भी बेच पाएगा, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, और आज नहीं तो कल हमें देनी पड़ेगी कि फार्मर परेशान ना हो। मैं अब पीछे सफ़ीदों के गांव में गया, वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि राजौंद जो है उस गांव से 3 किलोमीटर दूर है, मगर राजौंद बीइंग इन कैथल डिस्ट्रिक्ट, उसको अपनी सब फसल जो है वो जींद जिले की 30 किलोमीटर दूर की कोई मंडी में बेच के आनी पड़ती है। नुकसान किसको होगा? किसान को। इन चीज़ों के ऊपर जरूर विचार करना चाहिए, और इस पे हम भी जल्द अपने किसान सेल की जिम्मेवारी लगाएंगे कि इस तरह मैपिंग करके जहाँ जहाँ ये दिक्कत बड़ी है इसके ऊपर एक मेमोरेंडम बनाए और उसको आगे लेकर चले, क्योंकि सरकार नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट जो वीट की आएगी उसमें रिस्ट्रिक्शंस को हटाए। हरियाणा में हम जाते हैं जहाँ भी चौक चौराहे पर हम जैसे मुड़े पर बैठे हैं, लोग पगड़ी वाले, खंडके वाले, हुक्का पीते हुए लोग ये बात करते हैं किसान आंदोलन में अगर दुष्यंत डिप्टी सीएम का पद छोड़कर हमारे साथ आकर बैठ जाते तो आज सीएम होते हैं हरियाणा के। आप गारंटी ले सकते हो? उन लोगों में एक ये जो बात है इसको आप कैसे देखते हैं? उन लोगों के अंदर क्या बात थी और कौन वो लोग हैं? मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खटखट टोल प्लाजा था, और आज पहली बार आपको चीज बताता हूँ कि खटखट टोल प्लाजा में झज्जर और रोहतक की एक एक बस हर रोज भर के आती थी, और उन लोगों का एक ही मूवमेंट थी कि हर रोज वहां बैठ के ये बात कहनी, दुष्यंत इस्तीफा दे दे तो सीएम बन जाए। ये प्लांटेड लोग थे जो दूसरे जिलों से आकर जींद के अंदर ये चर्चाएं करते। मैं इस्तीफा दे भी देता तो भी 7 इंडिपेंडेंट और 40 बीजेपी के 47 पहुंचते हैं,
2 अबव मेजॉरिटी है, क्या सरकार चलती नहीं? मगर जो काम हम कर पाए, चाहे वो 1000 रुपये बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की हो, चाहे वो गांव में इंडस्ट्रीज लाने की हो, ये जो कदम हमने उठाए ये पूरे हो पाते? कभी भी नहीं पूरे हो पाते। एक संदेश तो जाता है कि दुष्यंत किसानों के साथ हैं। मैं आज भी हूँ। क्या मैंने किसी किसान का नुकसान किया है? आपको एक एग्जाम्पल के साथ एक चीज बताता हूँ। हमारे यहाँ पर मार्केटिंग बोर्ड जब से बना है उससे पुराना एक आड़ती सिस्टम है, और सरकार की खरीद आड़ती करता था और पैसा सरकार आड़ती को देती थी, वो पैसा फिर आड़ती फार्मर को देता था। इट वॉज अ पैरेलल फाइनेंसिंग सिस्टम, अगर मैं प्रॉपरली कोट करूं। और फाइनेंसिंग सिस्टम का मतलब था कि आपका पैसा है, यू आर द फार्मर, और आप बैंक की बजाय आड़ती के पास रखते और आड़ती उसको बैंक में रखता था। लिमिट्स जो थी वो आड़तियों की 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ की होती थी, क्योंकि उनके पास हर 6 महीने में एक क्रॉप रोटेशन आती थी और सरकार का करोड़ों रुपए आता था, तो बैंक्स उनको लिमिट्स भी बड़ी कर देते थे कि भाई सिक्योरिटी तो है ही, कल अगर ये बैंकरप्ट भी होता है तो वी कैन अर्न मनी आउट ऑफ। आज हमने एक कदम उठाकर व्यवस्था बढ़ाई, मुझे बहुत गालियां पड़ी उस दौरान। हमने कह दिया कि आड़ती को पैसा नहीं मिलेगा, किसान को मिलेगा। और मुझे वो दिन याद है कि 22 के 22 जिलों की आड़ती एसोसिएशन हरियाणा भवन दिल्ली के अंदर, और वहाँ बैठी और वहाँ इस चीज़ का विरोध चल रहा कि हम परचेज नहीं करेंगे। दैट इज ड्यूरिंग कोविड, वीट की प्रिक्योरमेंट थी। मैंने क्या किया, मैंने 284 वीट के प्रिक्योरमेंट सेंटर थे, मैंने 1800 कर दिए। स्कूलों में, किसी का ग्राउंड था उसके अंदर भी 200 प्रिक्योरमेंट सेंटर होंगे। और मुझे वो दिन याद है कि उचाना के अंदर मूवमेंट शुरू करेगी और मेरी अर्थी निकाली गई, क्लस्टर आगे पीट रहे और शव यात्रा निकाली। बहुत लोगों ने कहा बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। मैं नुकसान झेल लेंगे, मगर फार्मर का कितना लाभ होगा वो जरूरी है। और हमने वो इम्प्लीमेंट कर दिया। 2 दिन कोविड के दौरान एक दाना भी प्रिक्योर नहीं हुआ। मैंने हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का एक्ट निकाला और उसमें एक क्लॉज था कि हम टेम्परेरी आड़ती लाइसेंस दे देंगे। हमने ओपन कर दिया भाई 1800 प्रिक्योरमेंट सेंटर में किसी को भी टेम्परेरी आड़ती लाइसेंस चाहिए तो अप्लाई करे और विद इन 2 आवर्स उसको मिल जाएगा। क्योंकि पैसा आड़ती के पास आना नहीं था, तो गवर्नमेंट को उससे ज्यादा सिक्योरिटी क्या चाहिए थी कि वो अनाज को ट्रक पे लोड करा दे। उसकी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी थे। उचाना के अंदर मैंने 4 नए लड़के पकड़े, बिल्कुल 25-25, 24-24 साल के, और उनको लाइसेंस दे दिया और उनको प्रिक्योरमेंट में नई मंडी में लगा दिया जो बाहर है, जहाँ एक दुकान भी नहीं। तो जब अंदर वाले आड़तियों के समझ आया कि भाई वो तो प्रिक्योरमेंट शुरू होगी, ऐसे ही सराना मंडी में किया, ऐसा ही सफीदो मंडी में किया, बिल्कुल नए लड़के जो कॉलेज में भी शायद ना गए, और वो आड़ती बन गए। और उनको चस्का चढ़ गया कि भाई तुम्हें तो देखो 63 रुपये इस हिसाब से इतने रुपए मिल जाएंगे अगर तुमने प्रिक्योरमेंट अच्छी कर दी, क्योंकि लेबर का पैसा भी मिलता है, डलाई का, सफाई का, जब तक वो गोदाम तक व्यवस्था कर दी, काम नहीं रुकने कर दी। करने के बाद तीसरे दिन सारे आड़ती प्रिक्योरमेंट में जुट गए। मैं कामयाब हुआ ना, कि हमने पहली बार 1,25,000 करोड़ रुपया 2 फसलों का डायरेक्टली फार्मर के खाते में दिया। और 1,25,000 करोड़ रुपया जो हमने ट्रांसफर किया, उसका लाभ पता है क्या हुआ, जो शायद आप कभी घर में बैठ के अपने फादर या उनके बड़ों से पूछेंगी तो आपको पता चलेगा कि जिस गांव के किसान की लिमिट नहीं बना करती थी, जमीन के बदले में उसको 3 लाख से ऊपर 1 रुपया भी किसान क्रेडिट कार्ड का नहीं मिलता था, आज वो 20-20, 25-25 लाख की लिमिटें लिए बैठे। I have achieved, I have given them that financial independence, कि वो उनको किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। उनका पैसा, उनकी ताकत उनको मिली नहीं मिली। लेकिन आप उसको चुनाव में कैश नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। एक सवाल आप मेरा, ये मान सकते हैं कि आपको हर चीज
जो आप करते हैं उसको इनकैश कर सकते? कभी भी नहीं। चौटाला साहब ने टैक्सेशन सिस्टम में इस देश में सबसे बड़ा रिफॉर्म लाया था, वो था वैट का। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी भी देश में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, मनमोहन सिंह जी ने करी। मगर सबसे बड़ा राजनीतिक सेटबैक भी चौटाला साहब के लिए वैट था, क्योंकि उस समय व्यापारी ने कह दिया, क्योंकि व्यापारी जो चोरी करा करता था उसको पकड़ने के लिए एक सिस्टम बन गया, क्योंकि प्रीपेड टैक्स था। मुझे याद है वो घटना, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, कि हम सनार से बस में बैठ के कुरुक्षेत्र आए, और कुरुक्षेत्र ये नया पनोरमा बना था। 2 बसें सनार की थी, हमारा पूरा बैच था, 80-85 लोग थे। और उस समय कोक की बोतल 8 रुपए में कांच वाली बोतल मिलती थी, और वैट लगने से, क्योंकि टैक्स की चोरी रुक गई थी, तो वो 1 रुपया जो चोरी में बचता था वो 9 रुपए कर दी। तो जब हम 3 दोस्त थे मेरे, एक मेरा हिमाचल का था, एक हरियाणा का था, हम कोक लेने गए तो 10 रुपए दिए, तो उसने 1 रुपए का सिक्का वापस किया। तो हमने कहा ये 8 रुपए की थी, 9 कैसे होगी? रेडी वाले ने कहा जी चौटाला टैक्स ले। क्या परसेप्शन बनाई उस समय कांग्रेस ने कि वैट का नाम ही चौटाला टैक्स रख दिया। मगर मैं ये मानता हूं कि उस सिस्टम ने देश के टैक्सेशन रिफॉर्म्स की, चाहे 91 में हुए थे या 2003 में हुए थे, एक रूपरेखा लिखी थी। मगर कई बार आप अच्छा करते हो, फायदा चुनाव में नहीं मिल पाता, उसका आपके खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा चलता है वो आप नहीं ले पाते। राजनीति में कई बार काम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन बातें और बयान पहुंच जाते हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन को बीमारी कहा। आपको लगता है कि उस बयान से बचना चाहिए था? आप अगर उस चीज को देखोगे, वो वीडियो बारी बारी चला दो, हमारे विरोधी आज भी चलाते हैं। डॉक्टर साहब जो कहना चाह रहे थे वो था कोरोना जैसी बीमारी और किसान आंदोलन। मगर जब आप स्पीच देते हो तो ये गारंटी नहीं है कि आपका फ्लो 100% परफेक्ट हो। ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने कितने भाषणों में एक आधा शब्द ऊपर नीचे बोला है। अगर आप मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, आप 10 बार सुनना, ये मत सुनना कि 3 सेकंड की वीडियो में क्या है। मगर उस 30 सेकंड की वीडियो को बारी बारी उठाकर आप सुनोगे तो आपको उस दिन एहसास होगा कि जो फ्लो ऑफ द स्पीच था, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये बात निकली। तो दुष्यंत आज हमारे इंटरव्यू में साफ कर रहे हैं, अजय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन को बीमारी नहीं कहा था। मैंने, वही चीज है ना, समझाना मुश्किल है, बताना आसान है। आजकल एआई का जमाना और ये इतना कुछ आ गया कि आप 3 सेकंड की चीज का कितना बड़ा प्रोपेगेंडा बना दोगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो उनकी जुबान फिसली थी वो, आप खुद देख के मानोगे इस बात को। मुझे नहीं इसमें क्लैरिफिकेशन इससे ज्यादा देने की जरूरत। जब एक पॉलिटिशियन छोड़ दिए, एक ओरेटर किसी भी तरह की स्पीच को ओरेट कर रहा है, क्या वो इतना परफेक्ट है कि उससे एक मम्बलिंग भी नहीं होगी? किसानों की हमने बात की, क्योंकि जाट समुदाय से आप आते हैं,